अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों के भेद। देखिए, आव्यूहों के भेद का मतलब हम लोग देखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार का हो सकता है। तो आव्यूह का जो प्रकार है वो डिपेंड करता है आव्यूहों के कॉलम और पंक्ति पर। जैसा कि यहां समझते हैं, एक आव्यूह का प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। हम समझते हैं कि क्षैतिज आव्यूह क्या होगा। ठीक, क्षैतिज आव्यूह के लिए क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्ग आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। तो बारी बारी से समझते हैं कि क्षैतिज आव्यूह क्या है। देखिए, क्षैतिज आव्यूह क्या होगा। क्षैतिज आव्यूह का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कोई आव्यूह इस प्रकार बनाए। आव्यूह को मैंने बताया था कि आव्यूह को प्रदर्शन अल्फाबेट के ABCDEFGH कुछ भी हो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और उसके अवयव ए मान लेते हैं आई पंक्ति जेवी कॉलम का है, अवयव ए आई पंक्ति जेवी कॉलम का है और वो आव्यूह की कोटि आपने M क्रॉस N का रखा है। अर्थात कुल आव्यूह के कुल पंक्ति की संख्या M और कॉलम की संख्या क्या है, N है। ठीक, तो क्षैतिज आव्यूह कब बन करके तैयार होगा। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे इसी से कोई आव्यूह हम लोग ऐसे लिखें, जैसे कि मान लिया जाए क्षैतिज ये कहता है कि M की संख्या पंक्ति जो हो वो कम हो जाए और कॉलम की संख्या बढ़ जाए। जैसे अगर आपने पंक्ति, एक एग्जांपल समझते हैं, आपने पंक्ति 1 रखा, ये देखिए ये किसका है, 1 क्रॉस 2 का है, इसे क्षैतिज आव्यूह कह सकते हैं। 1 क्रॉस 2, 3, 4, 5, 6 का कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। सॉरी, बीच में यहाँ कामा नहीं लगाएंगे, X, Y या Z, है ना। 3 का, 1 क्रॉस 3 का, 1 क्रॉस 4 का, या ऐसे देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए हमने यहाँ पर एक और लिखा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे लिखा, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 क्रॉस 3 का है। 2 क्रॉस 3 का किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, M इज लेस देन N। जब कभी कॉलम की संख्या किससे, रो कॉलम की संख्या अधिक होगी किससे, रो की संख्या से, तो उसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलेंगे भाई, क्षैतिज आव्यूह। बात समझ आई। आगे देखते हैं, यदि अगला टाइप है ऊर्ध्वाधर आव्यूह का। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे, देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह जो है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स तब होता है जब मान लेते हैं कि कोई आव्यूह इस प्रकार हो। हमने बताया था आव्यूह को कैसे लिखते हैं। देखिए, आव्यूह को हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं C कोई आव्यूह है जिसके अवयव X है, आई पंक्ति जेवे कॉलम का, और ये किस कोटि का है, M क्रॉस N की कोटि का है। तो ये ऊर्ध्वाधर कब होगा, ऊर्ध्वाधर तब होगा जब यहां पर हम लोग पंक्ति की संख्या अधिक रखेंगे किससे, कॉलम की संख्या से। जैसे एक छोटा सा आव्यूह हम लोग देखते हैं, छोटा सा आव्यूह हम लोग देखें, जैसे मान लिया जाए कि हम क्या करें, यहां पर हम M की संख्या अधिक रख रहे हैं। M की संख्या अधिक रखने का मतलब क्या है, देखिए A और B मैंने किस क्रॉस का लिखा है, ये आव्यूह 2 क्रॉस 1 का। अब देखिएगा ऐसे ABCDEF, ये भी एक आव्यूह है, ये भी क्या है, आव्यूह है। और ये किस क्रॉस का है, 3 क्रॉस 2 का है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा, यहां पर दिखाई दे रहा है जब कभी भी कॉलम की संख्या अधिक होगी, कॉलम की संख्या अधिक होगी किससे, किससे अधिक होगी, कॉलम की संख्या रो की संख्या से। जब कभी कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होगी तो कौन सा आव्यूह बनेगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा आव्यूह बनेगा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बाद हम लोगों को समझना है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। अब यही डिपेंड करता है किस पर, कोटि पर। किस पे डिपेंड करता है, कोटि पर। समझते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है कि जब हम लोग कोई आव्यूह, मान ले आपने एक आव्यूह लिखा X और वो X जो है आईवी पंक्ति जेवे कॉलम का एक अवयव लिखा जो M क्रॉस N का है, लेकिन वो सभी आव्यूह में एक कंडीशन हो, M बराबर क्या हो, N। अर्थात M बराबर N का मतलब कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। कॉलमों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जैसा कि ये देखिए 1 2 3 4 मैंने एक आव्यूह लिखा जो किस क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का। और आगे देखिए
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये किस क्रॉस का है? 3 क्रॉस 3 का। ये किस क्रॉस का अवयव है? 3 क्रॉस 3 का अवयव है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? m बराबर क्या है? n के। m बराबर क्या है? n के। ठीक, तो यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है जब कभी भी क्या हो, वर्ग अवयव किसे कहेंगे? कोई भी अवयव वर्ग अवयव होगा, कब होगा? जब रो और कॉलम की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव बोलेंगे। अवयव का एक अगला प्रकार हम लोगों को देखना, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। देखिए पंक्ति क्या होता है? पंक्ति का मतलब यह है कि कोई अवयव आप इस प्रकार से लिखिए, समझिएगा ध्यान से। पंक्ति अवयव जाने, मान लेते कोई अवयव आप एक ही रचना इस प्रकार कर रहे हैं जिसमें कोई अवयव ए आई जे है, ठीक है, ए आई जे है, आई पंक्ति जेवे कॉलम का, लेकिन वो पंक्ति अवयव तब होता है जब उसमें हमेशा रो की संख्या कितनी रहे? 1 रहे। रो की संख्या कितनी रहे? 1 रहे, और कॉलमों की संख्या n तक। कॉलमों की संख्या n तक। जैसे कोई मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे आपने इस तरह से लिखा एक अवयव x y z, है ना, आपने एक अवयव लिखा a b c d, है ना, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये 1 क्रॉस 3 का है, ये 1 क्रॉस 4 का, लेकिन इन्हें क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। क्या बोलेंगे? कब पंक्ति अवयव होगा? जब किसी अवयव में पंक्ति की संख्या कितनी हो? 1 हो। अगर पंक्ति की संख्या 1 है तो उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव। बात समझ आए? आगे देखते हैं पंक्ति अवयव के बाद। अवयव का अगला प्रकार है स्तंभ अवयव। जिस तरह से अभी हम लोगों ने क्या देखा? पंक्ति अवयव, उसी तरह से मान लेते हैं कोई अवयव बी है जो जिसका एक अवयव आयु पंक्ति जेवे कॉलम का अवयव है, आयु पंक्ति जेवे कॉलम, और इसकी कोटि m क्रॉस का क्या है? n है, लेकिन ये m क्रॉस n ना होकर के m क्रॉस 1 का, m क्रॉस 1 का हो। तो m क्रॉस 1 का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहां पर हमेशा कॉलम की संख्या क्या हो? कॉलम की संख्या क्या हो? 1 हो। ये किस क्रॉस का है? 2 क्रॉस 1 का। ये देखिएगा B1 B2 B3, ये किस क्रॉस का है? 3 क्रॉस 1 का। 3 क्रॉस, समझ में बात? जब कभी भी किसी अवयव में कॉलम की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, तो उसे क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कार्य शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या, यदि किसी अवयव में, है ना, किसी अवयव में अवयव का प्रत्येक अवयव आयु पंक्ति जेव कॉलम में प्रत्येक अवयव बी जो हो आई जे बराबर क्या हो? हमेशा 0। आई पंक्ति जेवे कॉलम का अवयव क्या हो? हमेशा 0 हो, तो उसे कौन सा अवयव बोलते हैं? शून्य अवयव। जैसे इसे कोई भी अवयव, सब ये क्या अवयव है? शून्य अवयव। ये कौन सा अवयव है? अगर प्रत्येक अवयव 0 हो गया, चाहे वो जिस कोटि का हो, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, अगर प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसे कौन सा अवयव बोलते हैं? शून्य या रिक्त अवयव। बस हो जाए, आगे समझते हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या बोलते हैं? इकाई या तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव। देखिए इकाई अवयव क्या होता है, समझिएगा। इकाई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट का मतलब 1। अगर आगे चल करके हम लोग अवयव को हल करेंगे, अगर किसी अवयव, ऐसे अवयव की रचना करें जिसकी वैल्यू कितनी आए? 1 आए, या उसमें अवयव 1 दिखाई दे, जैसे इकाई अवयव क्या होता? इकाई अवयव में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है, उसमें जो अवयव
होता है आई पंक्ति जेवे कालम तक, है ना। आई पंक्ति जेवे कालम तक का अवयव एम क्रॉस एन नहीं लेते हैं, यहां पर एम क्रॉस एन तो लेते हैं, लेकिन यहां एम बराबर क्या होता है, एन होता है ना। और क्या होता है, विकर्ण के अवयव एक एक होता है। विकर्ण का अवयव कितना होता है, एक, तथा अन्य अवयव, जो अन्य अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। अन्य अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आपने यहां पर इस तरह से आव्यूह लिखा कि इसके विकर्ण का अवयव क्या है, एक है, उसे क्या बोलेंगे, अन्य अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन इकाई के तत्समक आव्यूह हमेशा कोटियों की संख्या, ये किस क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का। अब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसको, ये किस क्रॉस का है, 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस। अगर आव्यूह में क्या हो, विकर्ण का अवयव एक तथा अन्य अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बस हो गया, आगे देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग जान चुके हैं। देखिए मुख्य विकर्ण, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल क्या होता है, अगर कोई आव्यूह हम लोग इस प्रकार लिखें, A 0 0 0 B 0 0 0 C, है ना, 0 0 C, इस तरह से अगर आव्यूह लिखते हैं तो इस आव्यूह का हाई जो है क्या, विकर्ण है, और इस विकर्ण को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, है ना। अन्य भी अवयव लिख सकते हैं, ऐसा नहीं 0 0 ही लिखिए, लेकिन इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। ठीक, अब बात आती है कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, मुख्य विकर्ण तो समझ में आ गया। अब बात आती है विकर्ण आव्यूह। देखते हैं विकर्ण आव्यूह, यहां समझिएगा। मुख्य विकर्ण तो आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य विकर्ण में कोई भी अवयव का आव्यूह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई भी विकर्ण का आव्यूह लिख लीजिए, और इस आव्यूह का ये जो अवयव हैं, इन अवयव को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। अब बात आती है विकर्ण आव्यूह की। क्या बात आती है, देखिएगा। अगर कोई आव्यूह इस प्रकार लिखें, क्या करें, कोई आव्यूह इस प्रकार लिखें कि उसके प्रत्येक अवयव में विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य, शेष अवयव क्या हो, शून्य। जैसे ये देखिएगा 4 0 0 5, समझे। इसको देखिएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अगर विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव क्या हो, शून्य, शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, विकर्ण। समझे बात को, उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह। अगर बात करें क्या, तत्समक आव्यूह, इकाई का तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह है कि नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो तत्समक, इकाई का तत्समक आव्यूह होता है वो कौन सा आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह। उसको क्या कह सकते हैं, विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। आइए देखते हैं अगला कह रहा अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अदिश आव्यूह क्या होता है, इसको समझते हैं। अदिश स्केलर, इसके पहले हम लोग लिखते थे पंक्ति या सदिश आव्यूह। क्या लिखे थे, पंक्ति या सदिश आव्यूह, पंक्ति स्तंभ या सदिश आव्यूह लिखे थे। अब हम लोगों को देखना है कि
जो अदिश आव्यूह है वो क्या हो? देखिए अदिश आव्यूह में, देखिए ध्यान समझिएगा, अदिश आव्यूह में जो अन्य अवयव हैं विकर्ण के को छोड़कर अन्य अवयव शून्य हो, विकर्ण को छोड़कर अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो। लेकिन विकर्ण का अवयव बराबर, विकर्ण का अवयव क्या हो? बराबर। विकर्ण का अवयव क्या हो? बराबर हो। ऐसे आव्यूहों को क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। यदि किसी आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, और विकर्ण का अवयव क्या हो? कोई भी अदिश वैल्यू, कोई भी अदिश वैल्यू, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। क्या बोलते हैं? अदिश आव्यूह। आगे देखते हैं उप आव्यूह, ये भी इंपॉर्टेंट। इसे क्या बोलते? उप आव्यूह। इसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझते हैं। किसी भी आव्यूह को किसी अवयव के सापेक्ष देखें। जैसे मान लिया जाए हमने एक आव्यूह लिखा ABCDEFGHI, एक मैंने आव्यूह लिख दिया, ठीक। और एक आव्यूह मैंने ये लिखा EFHI। तो किसी आव्यूह के रेस्पेक्ट में, किसी आव्यूह के रेस्पेक्ट में, किसी आव्यूह के किसी अवयव के रेस्पेक्ट में उस अवयव के स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और, फिर सुनिएगा ध्यान से, किसी आव्यूह के किसी अवयव के पंक्ति और कॉलम को छोड़कर जिन शेष तत्वों से आव्यूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? उप आव्यूह। क्या बोलते हैं? उप आव्यूह। ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपने ये लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी अवयव के सापेक्ष, मैं सोच रहा हूं यहां पर अवयव ले लूं 8 के सापेक्ष इसके पंक्ति और इसको कॉलम को छोड़ करके जो आव्यूह बनता है उस आव्यूह को क्या बोलते हैं? उप आव्यूह। क्या बोलते हैं? उप आव्यूह। समझ में आ बात? ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब बात करता है त्रिभुज आव्यूह। हमें समझना क्या? त्रिभुज आव्यूह। देखिए त्रिभुज आव्यूह दो तरह के होते हैं, एक ऊपरी त्रिभुज आव्यूह होता है, एक निम्न त्रिभुज आव्यूह। ऊपरी त्रिभुज आव्यूह किसे कहते हैं? समझिएगा, कोई भी हम लोग क्या करें, एक आव्यूह लिखें, ऐसा आव्यूह लिखें, ध्यान समझिएगा, ऐसा आव्यूह लिखें कि जैसे ABC 0DE F 00F, है ना, इस तरह से मैंने आव्यूह लिखा। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 0 5 9 0 0 1, ये समझिएगा। अगर हम कोई आव्यूह इस प्रकार से लिखें, उस आव्यूह में, ध्यान समझिएगा, उस आव्यूह में विकर्ण के ऊपर अवयव अशून्य हो, शून्य ना हो, क्या हो? अशून्य हो, शेष क्या हो? शून्य हो। विकर्ण के नीचे अवयव अशून्य हो, क्या हो? अशून्य हो। तो इनको मिलाने से क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? तो इसे क्या बोलते हैं? पहले वाले को ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुज आव्यूह। समझ में बात? ऊपरी त्रिभुज आव्यूह और निम्न त्रिभुज आव्यूह, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोगों को समझना है दो आव्यूहों में समानता। क्या समझना है? दो आव्यूहों में समानता।
दो अवयवों में समानता क्या है? देखिए देखिए, मान लिया जाए कि अगर कोई अवयव, दो अवयव हो, एक अवयव ए हो, समझिएगा ध्यान से, ए आई जे, आई पंक्ति जेवा कॉलम जो एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का है, और बी कोई ऐसा अवयव है आई पंक्ति जेवे कॉलम का, ये भी किस क्रॉस का है? एम क्रॉस एन का। यदि किसी अवयव में, किन्हीं दो अवयव में की कोटि समान हो, कोटि क्या हो, और संगत अवयव भी क्या हो? समान। क्या समान हो? कोटि भी समान और संगत अवयव भी क्या हो? समान। तो ऐसे अवयवों को क्या बोलते हैं? अवयवों में समानता। अवयवों में, जैसे ये देखिए, कोई ए अवयव आपने लिखा 1 2 3 4 और एक पुनः बी अवयव लिखा आपने 1 2 3 4। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बराबर है किसके? बी। इसको ध्यान समझिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर। फिर से सुनिएगा ध्यान से। अगर किसी अवयव की कोट क्या हो? बराबर। किसी अवयव की कोट क्या हो? बराबर हो, और उसके संगत अवयव, संगत का मतलब पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, मतलब पहले कॉलम पहले पंक्ति का अवयव बराबर हो, दूसरे कॉलम पहली पंक्ति का अवयव बराबर हो, और दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का अवयव बराबर हो, दूसरी पंक्ति दूसरे, इसे संगत अवयव बोलते है ना। अगर आई जे, आई पंक्ति जेवा कॉलम भी आपस में क्या हो? बराबर अवयव दिखाए, तो ऐसे अवयवों को अवयवों में क्या बोलते हैं? समानता। अब इस पर देखिएगा बात, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई ए 1 x 5 y हो, और बी अगर कह दे कि b 1 5 0 2 है, ए और बी आपस में क्या है? बराबर है। ए और बी आपस में क्या है? बराबर है। अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो पूछेगा एक्स और वाई का मान बताओ। तो एक्स का मान क्या होगा? 0। एक्स का मान क्या होगा? और वाई का मान क्या होगा? 2। वाई का मान क्या होगा? समझ आया बात? अब अवयवों में कभी भी अगर समानता होगी तो उसके संगत अवयव एक दूसरे से क्या होंगे? बराबर होंगे। एक और समझते हैं, मान लिया जाए b बराबर दे दे, हम लोगों को b बराबर दे दे 2x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 2 y माइनस 3 और 5 ऐसे दे दे, और एक अवयव b c बराबर दे दे 2 0 5 5 ऐसे दे दे, तो कहे x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चेक करेंगे क्या उसके कुछ संगत अवयव बराबर हैं। अगर समानता है तो संगत अवयव आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये इसके बराबर, इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस 2 बराबर कितना होना चाहिए? 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। उसी तरह से y माइनस 3 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। y वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझे बात को? ये था क्या? अवयवों में समानता। ठीक, अवयवों में समानता समझ गए। अब हम लोग एक चीज देखते हैं यहां पर, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन देखते हैं अवयवों में समानता का। कह रहा है x प्लस 3 दिखाई दे रहा? बोलिए भाई, दिखाई दे रहा ना? तो क्वेश्चन में कहा x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7, ये कह रहा है बराबर, एक दूसरे के क्या है? बराबर। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये बराबर हैं एक दूसरे के दोनों अवयव, तो इसके संगत अवयव क्या होंगे? तो पूछ रहा है a b c x y z का क्या करिए?
मान निकालो। तो चलिए हम लोग बराबर करते हैं किसको, x प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। x प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। कितनी आ जाएगी। आइए दूसरा अवयव देखते हैं। z प्लस 4 बराबर क्या लिखेंगे, 6। z प्लस 4 बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। अच्छा 2y माइनस 7 किसके बराबर होगा, 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 बराबर होगा 3y माइनस 2 के। 3y, अब जरा पक्षांतर करते हैं, 3y इधर आएगा कितना हो जाएगा, -y, और 7 उधर जाएगा तो 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो इसके साथ माइनस चिन्ह हटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। आगे देखते हैं, यहां पर a माइनस 1 बराबर क्या होगा, a माइनस 1 बराबर -3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, -2। अच्छा यहां देखिएगा b माइनस 3 बराबर क्या होगा, b माइनस 3 बराबर होगा 2b प्लस 4। b 2b इधर आ जाएगा कितना बचेगा, -d। 3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 7, और माइनस इसमें से जाएगा उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -7। बस हो जाए। उसी तरह से यहां c की 0 किससे तुलना करेगा, 2c प्लस 2 से। तो 2c प्लस 2 तुलना कर रहा है 0 से, तो c की 2c बराबर -2, तो c बराबर 2 से भाग देंगे कितना आ गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आप व्यूहों में समानता का क्वेश्चन कैसे हल करें। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा 2a प्लस b, ये आव्यूह समान है, ए बी सी डी का मान निकालिए। समझिएगा ध्यान से, मुझे बताइए कि 2a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे, हाँ 2a प्लस बी बराबर वो लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग 2a प्लस बी बराबर 4 लिखेंगे। तो हमको दो वैल्यू यहाँ पता चल गया, अगर 2 हैं, वैल्यू कितने हैं, 2 हैं, तो अब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। a माइनस 2b बराबर कितना है, -3। अब इन दो समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, सॉरी a माइनस 2b। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों के साथ देखिएगा, ध्यान समझिए, इस समीकरण को जोड़े या घटाएं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने की विधि क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस 2b बराबर 8, और a माइनस 2b बराबर कितना, 3। अब जोड़ देंगे तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो एक -3 है, कितना है, -3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 1। a बराबर कितना हो गया, 1। और a बराबर अगर 1 हो गया तो किसी समीकरण में रख देते हैं, पहले में ही रख देते हैं। तो 2 गुणे 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 गुणे 1 प्लस b बराबर कितना, 4। तो b बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितना, 2। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 2। समझे। अच्छा a b की वैल्यू पता कर लिए। अब हम लोगों को वैल्यू किसकी पता करना है, c और d की। तो हम लोग तुलना कर देंगे किससे, 5c माइनस d बराबर कितना होगा, 11। तो 5c माइनस d बराबर 11, और 4c प्लस d, 4c प्लस 3d बराबर कितना, 24। तो हमें लगता है इसमें गुणा कर दें, कितने का, 3 का। कितने का, तो 5 15, 15c माइनस 3d बराबर 11 33। और इसमें जोड़ना है 4c प्लस 3d बराबर कितना, 24।
24 बराबर कितना 24। आप देखिए कट जाएगा, कौन सा कटेगा 3D आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। और 15 4 19C बराबर, देखिएगा प्लस माइनस गलत तो नहीं ना, ठीक है। अगर इसको जोड़ दें तो 4 3 7 और 3 2 5, 19 तिया 57, 97 नहीं 57, 19 तिया 57। अगर 57C की वैल्यू आ गई तो D की वैल्यू के लिए 5 गुणे 3 माइनस D बराबर कितना 1, 15 उधर जाए घटेगा तो माइनस D बराबर 11 माइनस 15, 15 घटा कितना बचा -4 बचेगा। फिर माइनस माइनस से कट जाएगा, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक।